नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसे कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे सीडीपीओ 2024 यानी जो 10 जून को जो टारगेट हमने लिया है और 10 जून को परीक्षा होने की तय भी हो गया है कि परीक्षा 10 तारीख को ही होगी। तो आप बस धैर्य बना के रखिए। इसमें प्रश्नों की संख्या है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें प्रश्न तो है लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन भी साथ में हमने दे दिया है। और किन्हीं भाई को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पीसीएस फाउंडेशन को। अगर आप वहां टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो झारखंड में नृत्य नहीं है। तो कौन सा नृत्य नहीं है? तो ढीमसा आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा होगा। ये झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है, बल्कि ये तीनों जो है ना वो कहाँ से संबंधित है? झारखंड से। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नहीं पूछा था। तो ढीमसा जो है ना आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है, जो झारखंड में लोक और आदिवासी नृत्य जो है जामदा, जननी, डुमे, झुमेर, डोमकच, कर्मा, लहसुआ, झुमता, फगुआ, पाइका, छऊ, फिरकल, मुंडारी और संताली है। जो ढीमसा पढ़े वो ढीमसा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। झारखंड का कौन कौन सा है? आप झारखंड से तो जानते भी होंगे, जैसे कि आपका है जननी, झूमर, डोमकच, लहसुआ, फगुआ, पाइका, छऊ, ये सब हमारा झारखंड का नृत्य है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूर्व स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? इसमें बोलन दर्रे के पास स्थित है कौन सा? इसमें जो है आपका बोलन दर्रे के पास स्थित है मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। मेहरगढ़ एक हड़प्पा स्थल और ये जो है ना एक नौपाषाण कालीन स्थल भी है। ये जो मेहरगढ़ है वो नौपाषाण कालीन स्थल भी है। हड़प्पा जो बलूचिस्तान के साथ कांची मैदान पर बोलन दर्रे जो बोलैंड नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसमें जो मेहरगढ़ है कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान में। इसकी जो खोज है ना 1974 में जीन फ्रांकोइस जारिगे और कैथरीन जारिगे ने की थी। इसका जो खोज किया था फ्रांकोइस जारिगे और कैथरीन जारिगे ने की थी। नौपाषाण कालीन स्थल जैसे चिरान जो बिहार में पड़ता है, गुफा कराल जम्मू कश्मीर में, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में। इसमें पूछ सकता है कि चिरान जो बिहार में कहाँ पे है? बिहार में। गुफा कराल जम्मू कश्मीर और कोल्डीवा आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम रूप है? जो वेद है ना सबसे प्राचीनतम वेद इसमें कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद जो है ना सबसे प्राचीनतम वेद है। वेद का सबसे प्राचीनतम वेद है। जानिए इसके बारे में थोड़ा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद एक प्राचीन भारतीय पाठ संग्रह है जो ऋग्वेदिक देवताओं को समर्पित है। क्या है? एक भारतीय पाठ संग्रह है जो ऋग्वेदिक देवताओं को समर्पित है और जिसमें 1028 वैदिक संस्कृति मंत्र और 10,600 सूक्त को संकलित करता है। इसे 10 भागों में व्यवस्थित किया गया कि कितने भागों में? तो यह 10 भागों में व्यवस्थित किया गया है। किसको? ऋग्वेद को, जिन्हें मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध वास्तुकला बौद्ध वास्तुकला जिसका चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? जो बौद्ध वास्तुकला है उसमें चैत्य का अर्थ जो है क्या है? जो चैत्य का अर्थ इसमें हो जाएगा कौन सा? इसमें जो चैत्य का अर्थ मतलब होता है प्रार्थना हॉल, उसका मतलब होता है। क्या होता है? प्रार्थना हॉल चैत्य का मतलब होता है। आगे हम बात करें कि बौद्ध वास्तुकला की 4 प्रमुख संरचनाएं हैं। श्राइन या प्रार्थना, सो क्या बोलते हैं? 4 प्रमुख बौद्ध संरचनाएं जिसमें श्राइन या प्रार्थना हॉल, चैत्य जिसे चैत्य किसको बोलते हैं? जिसे गर्भगृह भी कहा है, जिसे गृह भी कहा जाता है। मठ मतलब विहार, अवशेष मतलब स्तूप, जिसको स्तूप है ना उसको अवशेष बोलता है, और स्तंभ या लेट बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा 4 हो गया आपका? एक तो हो गया वो कौन सा? ये पहला नंबर हो गया चैत्य, दूसरा हो गया विहार, तीसरा अवशेष, चौथा स्तंभ। यही सब इसमें हो जाएगा आपका। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? जो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक है किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? जो प्रसिद्ध जो चिकित्सक आपका है वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? वो जो नियुक्त किया गया था
आपका बिंबिसार के द्वारा नियुक्त किया गया गया था। इसी के दरबार में यह रहता था जीवक। जानते हैं इसके बारे में? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था। कहाँ पे? बिंबिसार के दरबार में। उन्हें आमतौर पर चिकित्सा के राजा के रूप में भी जाना जाता था। किसके राजा? चिकित्सा के राजा के रूप में भी जाना जाता है। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगीर में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? राजगीर में रहते थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग से भारत के तोते के नाम से जाना जाता था? निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग से भारत के तोते के नाम से जाना जाता था? किन्हें जाना जाता था भारत के तोते के नाम से? तो अमीर खुसरो को भारत के तोते के नाम से जाना जाता था, अमीर खुसरो को। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। भारत का तोता अमीर खुसरो को उर्दू कवि माना जाता है। भारत का तोता जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो को उर्दू कवि माना जाता है। वह 1263 से 1325 ईस्वी तक रहे। कब से कब रहे? 1263 से 1325 ईस्वी तक रहे। और एक सूफी कवि, संगीतकार और विद्वान थे। एक सूफी कवि, संगीतकार एवं और विद्वान थे। अमीर खुसरो विभिन्न राजाओं और सुल्तानों के शाही दरबार में काम करते थे। कहाँ? जो अमीर खुसरो है ना, वो विभिन्न राजाओं और सुल्तानों के शाही दरबार में काम करते थे। और उन्हें तूती ए हिंद भी कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? तूती ए हिंद भी कहा जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें जो है ये हिक्की बंगाल गजट जो था, भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। चलिए आगे बात करते हैं। हिक्की बंगाल गजट भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 1779 में। कब? 1779 में इसकी स्थापना हुई थी। आयरिशमैन जेम्स अगस्टस द्वारा, हिक्की द्वारा उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? उस समय भारत, जो ब्रिटिश भारत की राजधानी है वो कलकत्ता में की गई थी। जो इसकी स्थापना हुआ था वो 1779 में। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसमें पूछा अलीगढ़ आंदोलन जो शुरुआत हुआ के द्वारा की गई थी, बताइए। अलीगढ़ आंदोलन के जो किया गया था वो सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी। मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक पहलुओं में सुधार के उद्देश्य से एक व्यवस्थित आंदोलन, उद्देश्य से एक व्यवस्थित आंदोलन उन्होंने 1863 ईस्वी में विज्ञान और आधुनिक कला के प्रमुख कार्यों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। क्या किया? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया? आप लोग प्रेमल पढ़ते होंगे ना, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ। ये जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? ये जो पेश किया गया था किसके द्वारा? ये पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पेश किया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसमें क्या हुआ? इस संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता, मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। जो संविधान की प्रस्तावना है ना, इसी पर आधारित है। इसमें क्या है? इसमें इसके तहत जो है भारत के लोगों को क्या किया गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता, मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न के। अगला प्रश्न जो है 11वां नंबर का प्रश्न जो देख रहे हैं, इसका जो क्या है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता
जापान के संविधान से ली गई, जो जापान के संविधान से कौन सी विशेषता ली गई है, ये पूछ रहा है सवाल। तो सवाल जो पूछ रहा है, ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से ली गई है। चलिए थोड़ा देखते हैं कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, यह अवधारणा कहाँ से ली गई, जापान से। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं, समवर्ती सूची लिए हैं, समवर्ती सूची, बस याद रखिएगा। अगर ब्रिटिश से यूनाइटेड स्टेट से तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद आदि आदि लिया गया है। फ्रांस से अगर हम बात करें, फ्रांस अगर बात कीजिएगा तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका, उससे हम लोग क्या लिए हैं, तो संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से हम लिए है। कानून द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, जापान। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, मौलिक अधिकार यूएस से, और जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से, यूएस से। फ्रांस से जो हम लोग लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के गणतंत्र आदर्श लिए हैं। और दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं संशोधन की प्रक्रिया। 12 नंबर जो सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक कौन सा अनुच्छेद आपको बताता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो ये जो अनुच्छेद 153 आप देख रहे हैं, ये जो बताता है कि राज्यपाल हर राज्य में होगा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की सुविधा भी प्रदान करता है। इसमें क्या बोलता है, यह एक जो राज्यपाल होगा ना, वो 2-3 स्टेट में भी यह सेवा दे सकता है। अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 152 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 151 में लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और अनुच्छेद 100 अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। चलिए याद रखिएगा। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, तो कौन हो जाएगा इसमें, इसमें है राज्य का जो राज्यपाल है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। चलिए आगे बढ़ कर है। अनुच्छेद 145 बोलता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है जो उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होता है। इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का योग्य होता है। वह राज्य सरकार के कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार के जो है कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। राज्यपाल उसे संदर्भित करता है, क्या करता है, उसे नियुक्त करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसमें पूछा है ना कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो चारोन नामक जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है प्लूटो का चारोन नामक प्राकृतिक उपग्रह है। जानिए इसके बारे में कि प्लूटो का एक प्राकृतिक उपग्रह, प्लूटो एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। इसका नाम क्या है, चारोन है। चारोन को प्लूटो एक के नाम से जाना जाता है। कितने, प्लूटो एक के नाम से जाना जाता है। यह बौने ग्रह प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसमें क्या, प्लूटो एक प्राकृतिक ग्रह किसका, चारोन है। चारोन को प्लूटो एक के नाम से भी जाना जाता है। यह बौने ग्रह प्लेटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह में सबसे बड़ा है। इसका औसत त्रिज्या से हम बात करें तो कितना है, 606 किलोमीटर इसकी औसत त्रिज्या है। जिसका व्यास आधा और प्लेटो के द्रव्यमान का 8वां हिस्सा, कितना, प्लेटो के द्रव्यमान का आधा हिस्सा है। अगला सवाल है कि मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है। बताइए, मन्नार की खाड़ी जो है भारत का अलग होता है। मन्नार की खाड़ी कौन सा देश भारत से अलग होता है, तो कौन हो जाएगा,
आप जान रहे हो कि श्रीलंका में यह मन्नार की खाड़ी पड़ती है। जैसे कि अगर यह भारत का मानचित्र बनाया है कुछ इस तरह का, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ श्रीलंका है, तो यहाँ भारत किससे यहाँ अलग हो रहा है, मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। श्रीलंका पाक जल मरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग है। श्रीलंका पाक जल मरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग है। एडम के पुल ने आदम के जो पुल है मन्नार की खाड़ी को पाक जल मरू मध्य से अलग कर दिया। जो एडम के फूल है मतलब मन्नार की खाड़ी को पाक जल मरु मध्य से अलग कर दिया। मन्नार की खाड़ी के तटीय भाग में जल निकासी व्यवस्था में वेगई, कपलार, कोहिंगुई नदी, गुंडर नदी, वेम्बर, वेपार, कल्लार इसकी सहायक नदी। ये सब नाम नहीं पूछेगा, लेकिन जरूर पूछ सकता है कि जो मन्नार की खाड़ी है वो जो है भारत और श्रीलंका को अलग होता है। झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिलों में पाए जाने वाले कौन से खनिज का उपयोग बिजली उद्योग, पेंट और वर्णक उद्योग आदि के लिए किया जाता है। जैसे झारखंड का जो कोडरमा और गिरिडीह है, जो जिलों में पाए जाने वाले कौन सा खनिज जो है उपयोग बिजली के उद्योग, पेंट और वर्णक उद्योग आदि के लिए किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा। इसमें आप सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अभ्रक अभ्रक झारखंड का कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। भारत अभ्रक उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत जो है अभ्रक उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभ्रक की खाने मुख्य तौर पर 3 राज्यों से झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है अभ्रक की खाने। झारखंड में भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार है। इसमें क्या है, फैक्ट पूछा है, झारखंड में सर्वाधिक कोयले का भंडार है। अगला सवाल लेते हैं कि इसमें पूछा है कि काली मिट्टी के में बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा भाई, नहीं तो फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ के ऑप्शन मार दीजिएगा। तो इसमें दक्कन के शाहजालम में सात पाया था, बिल्कुल सही है, लेकिन हमको गलत पूछा है। इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। इसमें गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं होती बल्कि कम होती है। इसे काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। क्या क्या कमी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। यह मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए इन मिट्टी को रेगूर या और काली कपास मिट्टी कहा जाता है। इसको क्या कहता है, काली रेगू मिट्टी, काली कपास मिट्टी और कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे उष्ण कटिबंधीय चारनोज्म, इसको क्या कहता है, उष्ण कटिबंधीय चेरनोज्म के रूप में जाना जाता है। चेरनोज्म के रूप में जाना जाता है। यह मिट्टी क्रेटिसियस लावा की चट्टाने से बनती है। किससे बनती है, मिट्टी जो है क्रेटिसियस लावा की चट्टाने से बनती है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। पूछा है कि भारत के किस 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो कौन सा जिला हो जाएगा, कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा केरल राज्य में लिंगानुपात सबसे ज्यादा अधिक है। जानते हैं कि 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 943 है और हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। हरियाणा सबसे ज्यादा केरल, सबसे कम हरियाणा। 19वां नंबर आप सवाल देख रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं, बताइए। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र है, तो इसमें कितने क्षेत्र है, ये जो है इसमें 3 क्षेत्र था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, वे इसमें प्राथमिक हो गया अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था, तृतीयक अर्थव्यवस्था। इसके संचालन के संदर्भ में बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था संगठित और असंगठित में विभाजित है, जबकि स्वामित्व के लिए इसे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभाजित किया गया है।
चलिए आगे बात करें कि 20वां नंबर जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वस्तु सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है, तो कौन हो जाएगा आपका, इसमें जो है खाद्य पदार्थ जो है वो सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है। खाद्य पदार्थ जो है अर्थशास्त्र में एक सार्वजनिक सामान, एक वस्तु या सेवा को संदर्भित करता है, जैसे जो एक समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक वस्तुएं के उदाहरण में ताजी हवा, ज्ञान, प्रकाश स्तंभ, राष्ट्रीय रक्षा, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली और स्ट्रीट लाइटिंग शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें? शामिल है हवा, ज्ञान, प्रकाश स्तंभ, राष्ट्रीय रक्षा, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली और स्ट्रीट लाइटिंग शामिल है। चलिए आगे बात करते हैं। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर तथा बैंक दर का निर्धारण कौन करता है? बताइए कौन करता है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर का निर्धारण कौन करता है? तो आप जानते होंगे कि बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये रेपो दर का निर्धारण करता है। चलिए आगे बात करें। मौद्रिक नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। इन नीतियों में रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर शामिल है। इन दरों को आरबीआई बाजार में तरलता के प्रवाह को बनाए रखने के उपयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों को सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित है? उसमें पूछा है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी। तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका उद्देश्य जो है कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी जो अवधि है 1974 से 1979 थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के जो है इसकी अवधि 1974 से 1979 थी। इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था ना, वो नवनिर्वाचित जो मोरारजी देसाई सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। और 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया और 1975 में एक 20 हिंदू कार्यक्रम शुरू किया गया और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एमएनपी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी के कारण नहीं होती है, क्या नहीं हो? सुनामी जो है किस कारण नहीं होती है? सुनामी जो है वो किसके कारण नहीं होती है? तो तूफान के कारण कैसे होगा सुनामी भाई साहब? तो इसमें ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सुनामी होता है, समुद्र के नीचे से भूस्खलन पूछा पूछा भूकंप के कारण होता है सुनामी, लेकिन तूफान के कारण सुनामी जो है यह नहीं होता है। तूफान के कारण, क्या के कारण? तूफान के कारण। तूफान, सुनामी लहरें जो भूकंप, समुद्र तल पर भूस्खलन, समुद्र में भूमि खिसकने, बड़े ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र में उल्का पिंडों के प्रभाव के कारण समुद्र की सतह की अचानक गति के कारण होता है सुनामी। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो गांधी जी जो थे ना, ये संविधान के प्रारूपण के समय नहीं थे, इसका हिस्सा नहीं थे। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। महात्मा गांधी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। ध्रुवीय पूर्व पवने किस प्रकार के पवने हैं? बताइए। जो ध्रुवीय पूर्व पवने चलती है यहाँ, वो किस प्रकार के पवने हैं? तो ये जो पवने हैं ये कौन सा हो जाएगा? ये अस्थाई पवने हैं। कैसे पवने? अस्थाई पवने हैं। ध्रुवीय पूर्व पवने अस्थाई पवने हैं। जानते हैं इसके बारे में कि ध्रुवीय पूर्व पवने एक प्रकार के अस्थाई हवाएं हैं। अस्थाई हवाएं 3 प्रकार की होती है, जिसमें व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, पूर्वी हवाएं,
ध्रुवीय पूर्वा शुष्क ठंडी प्रचलित हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध में से, जैसे क्या है ना कि ध्रुवीय पूर्वा शुष्क ठंडी ठंडी प्रचलित हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में की और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। किसमें बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। वे निम्न उपध्रुवीय के उच्च ध्रुवीय दाब वाले क्षेत्र से उड़ते हैं। निम्न से उच्च की तरफ, इसका सीधा कहने का मतलब है कि जो यहाँ हवा जा रहा है वो निम्न से उच्च की तरफ जा रहा है, मतलब लो से हाई की तरफ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश का रंग उसके घटकों के रंग में विभक्त कहलाता है। श्वेत प्रकाश है उसका जो उसके रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? उसके घटक रंगों में विभक्त होना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है वर्ण विक्षेपण। यह कहलाता है उसके प्रकाश का विभक्त होना। श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। भौतिकी में अपवर्तन एक तरंग का पुनर्निर्देशन है, क्योंकि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। भौतिकी में क्या है? अपवर्तन जो बात करते हैं हम लोग, ये क्या करता है? एक तरंग का पुनर्निर्देशन, जैसे कि क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। दूसरा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश से हुई सतह पर पहुंचती है और प्रकाश की किरण वापस आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें क्या है ना कि एक यहाँ पर से गया प्रकाश की किरण, तो ये क्या होता है? प्रकाश की किरण गया वहां से वापस आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकीर्णन भौतिकी में एक कण के दूसरे कण से टकराने से कारण गति की दिशा में परिवर्तन प्रकीर्णन कहता है। जब भौतिकी में क्या है? एक कण यहाँ है, दूसरे कण यहाँ, तो क्या हो जाएगा? जब इससे टकराएगा तो उसका क्या होता है? प्रकाश में परिवर्तन या प्रकीर्णन होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो है वो प्रकाश का रंग क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सफेद। जो इसका जो सफेद रंग है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश का रंग है, कैसा है? सफेद है। इसके बारे में जानते हैं कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश सफेद होता है। इसमें हल्के लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, नीले जामुनी, वायलेट सभी दृश्य आवृत्तियों शामिल होती है, जो सभी इंद्रधनुष के रंग के बनते हैं। किससे बनते हैं? इंद्रधनुष के रंग के बनते हैं। रंग पैटर्न को याद रखने के लिए अगर हम बात करें तो विबज्योर जो शब्द है याद रख सकते हैं इस चीज को। शुरुआती अक्षरों से उल्टे क्रम में बनता है। किससे बनता है? शुरुआती अक्षर से उल्टे क्रम में बनता है, नहीं कि रेड का सबसे ज्यादा और वायलेट का सबसे कम। अगला सवाल है कि तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? तो कौन सा बल मदद करता है? इसमें जो आप देख रहे हैं उत्प्लावन बल, ये जो है तैराकों को पानी में तैरने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से पानी में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है। इसमें क्या होता है कि उत्प्लावन बल क्या होता है ना कि किसी वस्तु पर आंशिक रूप से उस पर पूरी तरह से पानी में डूबी हुई वस्तु और उस पर लगने वाला बल हो जो होता है उत्प्लावन बल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है कि दो बिंदु आवेशकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? इसमें पूछा है कि दो बिंदु आवेशकों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? तो कौन सा नियम हो जाएगा इसमें? इसमें जो है कूलम्ब का नियम लागू होता है। कौन सा नियम? कूलम्ब का नियम। कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बिंदु आवेश में माने जाने वाले दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के साथ कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था?
कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का जो आविष्कार है किसने किया था? ये जो किया था कौन? एल.ई. वाटरमैन के द्वारा यह फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल.ई. वाटरमैन ने कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किया और अल्फ्रेड नोबेल का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार क्या है? डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल का डायनामाइट आविष्कार था। और इयान डोनाल्ड एक प्रसूति विशेषज्ञ थे जिन्होंने अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस विकसित किया था। और डेविड ह्यूज ने कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। डेविड ह्यूज जो है वो कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था। एल.ई. वाटरमैन के द्वारा कैपिलरी फाउंटेन पेन किया था। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। इयान डोनाल्ड जो है इनके द्वारा अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस विकसित किया गया था। और डेविड ह्यूज ने कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किया। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सेल है जो घड़ियों के उपयोग में नहीं किया जाता? तो इसका जो सही आंसर है लेड एसिड सेल जो है, लेड एसिड सेल यह है घड़ियों के सेल के उपयोग में नहीं किया जाता। घड़ियों में लेड एसिड सेल का उपयोग नहीं किया जाता। यह एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी है जिसका आविष्कार पहली बार 1859 में फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी गैस्टन प्लांट ने किया था। यह अब तक बनाई गई पहली रिचार्जेबल बैटरी है। घड़ियों में जो लेड एसिड सेल का उपयोग नहीं किया जाता है यह एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी है जिसका आविष्कार पहली बार 1859 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी गैस्टन प्लांट ने किया था। अब यह तक बनाई गई पहली प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। चलिए 1 मिनट दीजिए थोड़ा सा समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़वा जो है विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बताइए आप लोग। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? अब बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ये आपका होने वाला है आंसर ए। सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो जुड़वा विरोधाभास के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जुड़वा विरोधाभास सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है जिसमें समान जुड़वा शामिल है। समान जुड़वा शामिल है जिनमें एक उच्च गति वाले रॉकेट में अंतरिक्ष में यात्रा करता है और यह पता लगाने के लिए लौटाता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जुड़वा अधिक उम्र के हैं। इसमें क्या करता है? सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसमें समान जुड़वा शामिल है जिनमें उच्च गति वाले रॉकेट में अंतरिक्ष में यात्रा करता है और यह पता लगाने के लिए लौटाता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जुड़वा अधिक उम्र के हैं। 33 नंबर सवाल है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? जैसे कि ओजोन के एक अणु में क्या होता है ना, कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं इसमें। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यह आणविक ऑक्सीजन के साथ सौर पराबैंगनी की विकिरण के माध्यम से प्राकृतिक रूप से यह बनता है। क्या करता है? ओजोन का एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यह आणविक ऑक्सीजन के साथ गैर सौर पराबैंगनी विकिरण के माध्यम से प्राकृतिक रूप से बनता है।
ओजोन में ओजोन हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जो ओजोन की सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, बचाती है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, बताइए इसमें कौन सा गुण होना चाहिए कि उसको खींचकर तार बनाया बनाया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, हो जाएगा तन्यता होनी चाहिए उसमें, तो उसमें खींचकर तारों बनाया जा सकता है। तन्यता ये तन्य तन्य एक प्रकार की बाहरी भौतिक शक्ति को संदर्भित करती है जो किसी पदार्थ पर उसकी सतह से दूर खींचने की दिशा में लागू होता है। क्या होता है, जो किसी पदार्थ पर उसकी सतह से दूर खींचने पर लागू होता है। किसी पदार्थ को दबाने पर या संपीड़ित प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। जैसे कि किसी मतलब जिस किसी पदार्थ को अगर हम दबाते हैं तो उसमें विकृत जो होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। चालकता को विद्युत चालन के माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चालकता को क्या किससे परिभाषित किया जा सकता है, तो विद्युत चालन के माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। या किसी सामग्री की धारा या किसी सामग्री की धारा को प्रवाहित करने में क्षमता को दर्शाता है। परिष्करण उच्च शुद्धता वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए धातुओं से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया है। जो परिष्करण है ना, परिष्करण क्या है कि शुद्धता वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए धातुओं से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया है। सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है, तो इसमें सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है, इसमें एस्टेटिन जो है सबसे दुर्लभ तत्व है। सर चलिए कौन सा है, सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है, तो एस्टेटिन जो है सबसे ज्यादा दुर्लभ तत्व है। एस्टेटिन पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे दुर्लभ तत्व है। एस्टेटिन जो है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में सबसे दुर्लभ तत्व है जो केवल विभिन्न भारी तत्वों के क्षय उत्पाद के रूप में होता है। एस्टेटिन के सभी समस्थानिक अल्पकालिक होते हैं। एस्टेटिन के जो जितने भी समस्थानिक है ना वो अल्पकालिक होते हैं। निम्न से कौन सा तत्व एक उपधातु है, इन्हें पूछा है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है एक उपधातु है, तो कौन हो जाएगा इसमें, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये सिलिकॉन जो है ना, ये एक तत्व उपधातु है। सिलिकॉन सिलिकॉन उपधातुओं में धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। उपधातुओं में क्या होता है, धातु और अधातु के दोनों गुण होते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलोरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन। विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है, बताइए। जो विंडो क्लीनर हम लोग यूज करते हैं उसमें से कौन सा क्षार पाया जाता है, बताइए आप लोग। विंडो क्लीनर में हम लोग यूज करते हैं कौन सा, ये करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं विंडो क्लीनर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जानते हैं इसके बारे में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी Na2Na2H विंडो क्लीनर के पाया जाता है। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है जो कब्ज और एसिड अपच के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH साबुन, रेयन, कागज, विस्फोट करने वाले उत्पाद, रंग या पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और उपयोग एसिड के कारण होने वाले जलन और घावों के उपचार के लिए एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। एक मिनट दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर जो मिस्टेक से टाइपिंग हो गया, यहाँ पे NH4 होगा, NH4OH, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। अम्ल और क्षार के बीच लवण और जल प्रदान करने की अभिक्रिया को कहा जाता है। अम्ल और क्षार के बीच लवण और जल प्रदान करने की अभिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। इस जो कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक आयनिक, यौगिक और संभवतः पानी प्राप्त होता है। क्या होता है इसमें, आयनिक, यौगिक और संभवतः पानी प्राप्त होता है। एक संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जहां दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक एकल यौगिक बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक यह संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जहां दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल यौगिक बनाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, अगर हम विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें परमाणु या परमाणुओं के एक दूसरे समूह के गुण एक दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित होते हैं। और अपघटन अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकारक या दो से उत्पादों में टूट जाता है। अगर हम अपघटन अभिक्रिया के बारे में बात करता है तो अभिघटन अभिक्रिया तो क्या हो जाएगा, तब अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। क्या क्या इसमें होता है, विस्थापन, विस्थापन में क्या हुआ कि परमाणु या परमाणुओं का समूह एक गुण से दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित होता है। अपघटन अभिक्रिया में क्या हुआ, जब एक अभिकारक या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो क्या कहता है, अपघटन बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच सबसे अधिक होता है, निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का जो है पीएच सबसे अधिक होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है पीएच सबसे अधिक होता है। बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सबसे ज्यादा पीएच सबसे अधिक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 है, जो उच्चतम पीएच है क्योंकि यह प्रकृति से क्षारीय है। मानव रक्त का पीएच मान अगर बात करें, मानव रक्त का पीएच मान कितना है, ये 7.4 है। नींबू का रस का पीएच मान 2 से 3 है। संतरे के रस का पीएच मान 3.3 से 4.2 होता है। चलिए आगे बात करते हैं। उस विधि की पहचान करें जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है। बताइए, उस विधि का पहचान करें जिसका उपयोग कार्बनिक और यौगिकों को शुद्ध करने के नहीं किया जाता है। तो उसमें नहीं पूछा है तो कौन नहीं किया जाता है, इसमें जो है अवसादन का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। अवसादन वह प्रक्रिया है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण कण एक तरल से अलग हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या, एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। किसी विलयन या गलित धातु में से प्राकृतिक या कृत्रिम विधि द्वारा ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को क्रिस्टलन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको ठोस बनने वाली प्रक्रिया को क्रिस्टलन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आसवन अगर बात करें, आसवन एक तरल मिश्रण घटकों या पदार्थों के चयनात्मक उबलने और संक्षेपण का उपयोग करके अलग करने की प्रक्रिया है। एक तरल मिश्रण को घटकों के पदार्थों को चयनात्मक उबलने और संक्षेपण का उपयोग करके अलग करने की प्रक्रिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें जो हो जाएगा सही आंसर ये हो जाएगा कौन सा, नियोन जो है ना, नियोन, ये आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है। नियोन आवर्त सारणी के ग्रुप 8 में उत्कृष्ट गैसें जैसे कि उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें हैं। हीलियम हो गया आपका, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये तत्व वस्तुतः अन्य तत्वों या यौगिकों के प्रति आक्रियशील होते हैं, मतलब इसमें उतना क्रियाशीलता का नहीं क्षमता नहीं, इसलिए आक्रियशील होते हैं। एक समूह
16 तत्व सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक समूह 16 तत्वों के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। समूह 16 सबसे जो बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 16 के तत्व में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। दैमित्री जो मेंडलीफ है, मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। क्या कहा, किसको कहा जाता है? मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त सारणी में जैसे कि 7 आवर्त है। आवर्त सारणी की एक क्षैतिज पंक्ति है, एक समूह में 18 समूह। आवर्त सारणी की एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति है। कितनी ऊर्ध्वाधर पंक्ति है? चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किसमें सबसे कम गलनांक होता है? निम्न में से किसमें सबसे कम गलनांक होता है? तो किसमें हो जाएगा सबसे कम गलनांक? ये जो हो जाएगा आपका, ये 3 में जो है ना सबसे कम गलनांक होता है। चलिए, जिंक विद्युत का सुचालक है। जिंक जो है विद्युत का क्या है? सुचालक है। एक धातु के लिए जिंक का गलनांक अपेक्षाकृत कम। एक धातु के लिए जिंक का जो गलनांक है अपेक्षाकृत कम है, यानी कि इसमें क्या 419.5 डिग्री सेल्सियस होता है भाव। लेकिन टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की तुलना में जो है वो जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन में 232 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस जैसे पदार्थ यह कहलाते हैं आपंक। यह कहलाते हैं आपंक। तरल अवशिष्ट के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस, तेल जैसे ठोस पदार्थ क्या करते हैं? आपंक कहलाते हैं। यूरिया जैसे कार्बामाइड के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? कार्बामाइड के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करें, एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अणु जो प्रोटीन चयापचय द्वारा निर्मित होता है। एक जो चयापचय द्वारा निर्मित होता है और स्तनधारी मूत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खाद मिट्टी को उर्वरित करने और सुधारने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का मिश्रण है। ये क्या है? सामग्री का एक मिश्रण। सॉरी, पीट जो है, पीट, ये पीट है। पीट आंशिक रूप से जुड़ी सड़ी हुई वनस्पति या कार्बनिक पदार्थों का संचय। पीट क्या है? आंशिक रूप से सड़ी हुई वनस्पति या कार्बनिक रूप पदार्थों का संचय है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो है कैल्शियम जो है ना वो बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। बेकिंग सोडा में 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं बेकिंग सोडा का? सोडियम हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम जो बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, बेकिंग सोडा में 4 घटक होते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक जो नाम है वो क्या है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वानस्पतिक नाम है। मैंगीफेरा इंडिका नारियल का जो नारियल का वनस्पति नाम पूछे तो नारियल का वनस्पतिक नाम हो जाएगा कोकोस न्यूसीफेरा। याद कीजिएगा, आम का क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। नारियल का वनस्पतिक नाम क्या है? कोकोस न्यूसीफेरा। अशोक पेड़ का जो वनस्पतिक नाम है मोनुन लोंगफोलियम। मोनुन लोंगफोलियम है। और इसका केसुरीना आयरनवुड
केसुरीना आयरनवुड जो है ऑस्ट्रेलियाई पाइन का वानस्पतिक नाम है। अगला बात सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्वों का युग्म नहीं है। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्वों का युग्म नहीं है, तो क्या नहीं है, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम और वसा जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का युग्म नहीं है। बृहद पोषक तत्व में आ जाएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी है। आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयोडीन, तांबा, जस्ता, मोलिब्डेनम कुछ पोषक तत्व हैं। 6 आवश्यक पोषक तत्व है विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, बताइए कौन सा जो हार्मोन है विकास को नियंत्रित करता है, तो कौन हो जाएगा, विशेष रूप में तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके, विशेष रूप से क्या, विशेष रूप से तनों में कोशिका में वृद्धि में उत्तेजित करके। कौन सा हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा कौन सा, इसमें जो हो जाएगा ऑक्सिन जो है ना वो पौधों को विकास में नियंत्रित करता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके। एथिलीन गैसीय रूप में एकमात्र पादप हार्मोन है जो पौधों में फलों को पकाने को नियंत्रित करता है। जैसे कि यहाँ पे एथिलीन अगर बात करें, तो एथिलीन गैसीय रूप में क्या है, एकमात्र पादप है जो हार्मोन है जो पौधों में फलों को पकाने को नियंत्रित करता है। साइटोकिनिन पौधे की जड़ों और टहनियों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकिनिन पौधों की जड़ों और टहनियों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। जिबरेलिन विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जिबरेलिन जो है विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें अंकुरन, सुप्तता, फूल विकास और पत्ती और फलों का जीवंतता शामिल है। अगला सवाल है कि एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी, एथलीट फुट के कारण होने वाले बीमारी कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, कवक जो है ना, एथलीट फुट के कारण यह बीमारी होता है, कवक। कवक एथलीट फुट एक प्रकार के कवक यानी डर्मेटोफाइट्स के कारण होता है। कवक के कारण होने वाली अन्य बीमारियों में दाद, ईस्ट संक्रमण, आनिकोमाइकोसिस और जोंक खुजली, एस्परगिलस संक्रमण, कोक्सीडियोडोमाइकोसिस, स्पोरोट्रिकोसिस, वेली फीवर, हिस्टोप्लाज्मोसिस आदि है। इसमें नाम ऐसा सा दे दिया है ना भाई साहब कि बस ऐसा सा लग रहा है कि बस डॉक्टर बनिए गया। मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन द्वारा होता है, बताइए मनुष्यों में जो प्रजनन है किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है, बताइए। ये जो है ना भाई साहब ये आंतरिक निषेचन के द्वारा होता है मनुष्य में प्रजनन। मानव में प्रजनन जो है यौन प्रजनन द्वारा होता है। मानव में जो प्रजनन है यौन द्वारा होता है, जहां नर और मादा दोनों युग्मक एक भ्रूण को जन्म देने के लिए निषेचित होते हैं और मानव भ्रूण को निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। कहाँ होता है, शरीर के अंदर निषेचन होता है। ऐसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। इसमें पूछा है कि कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के मार्ग के लिए निर्माण सतह के दोनों रूपों में कार्य करता है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंतर्द्रव्यीय जलिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दोनों रूप में कार्य करता है। अंतःप्राद्रव्य जालिका कोशिका का में सबसे बड़ा अंग है। प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन, प्रोटीन तह, लिपिड और एस्टेरॉयड संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट चयापचय और कैल्शियम भंडारण का एक प्रमुख स्थल है कौन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण
रक्त का थक्का बनता है उन्हें कहते हैं। जैसे रक्त में जो थक्का बनता है उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें उन्हें कहा जाता है क्या? उन्हें कहा जाता है आपका प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिकाओं में होती है जो रक्त स्राव को रोकने के लिए शरीर को थक्का बनने में मदद करती है। क्या है? प्लेटलेट्स जो है छोटी कोशिकाएं होती है जो रक्त स्राव को रोकने के लिए शरीर को थक्का बनाने में मदद करती है। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है बताइए? मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के हाथ में जो है 27 हड्डियां होती है। जानते हैं कैसे मनुष्य के साथ में 27 हड्डियां होती है? जैसे कार्पल्सस या कलाई में कितना? ये 8 हड्डियां। मेटाकार्पल्सस या हथेली में 5 होते हैं, तो 8 5 13 जोड़ते जाइएगा। और शेष जो 14 बचा डिजिटल हड्डियां यानी उंगलियां और अंगूठा को मिलाकर 14 हो जाता है। तो कितना हो गया? तो 8 5 13 मतलब कि 27 इसमें से हो जाएगा। मेसोफिल कोशिकाएं किस पौधे में कहाँ पाई जाती है? मेसोफिल कोशिकाएं जो है किसी पौधे में कहाँ पाई जाती है? मेसोफिल कोशिकाएं तो कहाँ पाई जाती है? या पाई जाती है कहाँ पे? पत्ती में या मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती है। मेसोफिल कोशिकाएं पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले एक प्रकार के जमीनी ऊतक है। क्या है? एक प्रकार के जमीनी ऊतक है। ये प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है और जो नींद जागने को चक्र को नियंत्रित में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो कौन हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा आपका मेलाटोनिन जो है ना, ये नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है। मेलाटोनिन जो हार्मोन है ना, ये मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है। मेलाटोनिन का उत्पादन सेरोटोनिन से होता है जो एंजाइमी अभिक्रियाओं के कैस्केड के माध्यम से होता है। इसका उत्पादन शाम के अंधेरे के साथ बढ़ता है और स्वस्थ नींद को बढ़ावा देता है और हमारे सर्केडियन लय को उन्मुख करने में मदद करता है। अगला है कि जादोपटिया जो है पढ़े होंगे। जादोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय एक क्या है? बताइए बताइए आप लोग। जादोपटिया जो है झारखंड में प्रचलित रूप से क्या है? तो बताने का प्रयास कीजिए। ये जो है एक चित्रकला है। क्या है? जादूपटिया एक क्या चित्रकला है। जादूपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय चित्रकला है, एक एक रूप है। इन चित्रों के अभ्यास और आमतौर पर संथालों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो संथालों के द्वारा किया जाता है। इसमें कारीगर या जादूपटिया नामक स्क्रॉल बनाते हैं और प्राकृतिक स्याही और रंगों से तैयार किए जाते हैं। इन्हें कहानी कहने में दृश्य सहायता के रूप में उपयोग किया जाता है और कहा जाता है कि इसमें जादुई और उपचार शक्तियां होती है। इसमें क्या होता है? जादुई और उपचार शक्तियां होती है। और बाद के जीवन और बाघ बाघ भगवान आदि के संथाल विश्वासों के विदेशों को दर्शाती है। इसमें क्या कहता है? बाघ भगवान आदि के संथालों विश्वास में विदेशों को दर्शाती है। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इनाम गांव सुने होंगे। इनाम गांव वहां पर क्या है? एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। वह किस नदी पर स्थित है बताइए? इनाम गांव। इनाम गांव ये जो है घोड़ नदी पर स्थित है। कहाँ पे? तो यह घोड़ नदी पर स्थित है। इनाम गांव महाराष्ट्र जो है, इनाम गांव महाराष्ट्र के बाद कृषि स्थल है जो घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। कहाँ पे? घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी या
क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। इसमें क्या भीमा घाटी या क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है, और जो चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीच में मिले होते हैं। कई जानवरों की हड्डियां आदि इसमें है। 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ये जो सामवेद है ना, ये संगीत से संबंधित है। जानते हैं इसके बारे में? सामवेद गायन से संबंधित सबसे पहला है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है। जो सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो केसरिया जो है ना, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। बिहार के चंपारण जिले में केसरिया बुद्ध स्तूप जो है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। केसरिया कहाँ पे? बिहार में। भारत में प्रसिद्ध स्तूप में पपरीवाह स्तूप जो लुम्बिनी सबसे पुराना है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। धमेक यानी सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है। सासाराम बिहार में है। बरुथ स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। अमरावती स्तूप है आदि में। आगे बात करें, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसल की उपज के जो है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के दर को वसूलते थे। बताइए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/6 भाग कर से वसूलते थे। आगे बात करें हम लोग, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र में किसानों से भाग नामक कर वसूलते थे। यह किसानों की उपज का 1/6 भाग होता था। 1/6 भाग होता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतह पर खुदवाया? बताइए, निम्न में से कौन किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतह पर खुदवाए थे? तो कौन थे इसमें? इसमें जो थे ना, ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये था अशोक जो है ना, अपने संदेश पत्थर पर खुदवाए थे। अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाया। अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर पर की सतहों पर खुदवाया। अशोक इतिहास के ज्ञात महानतम शासकों में से एक था। क्या था? महानतम शासकों में से एक था। उनके निर्देशों पर शिलालेखों को खंभों और साथ ही चट्टानों की सतहों पर अंकित किया गया था। क्या किया गया था? अंकित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? बताइए, 712 में जो आक्रमण हुआ था, किसने आक्रमण किया था? ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। वह उमैयद खलीफा की सेवा में एक अरब सैन्य कमांडर था। क्या था? अरब सैन्य कमांडर था, जिन्होंने अरोर की लड़ाई में अंतिम हिंदू राजा दाहिर से सिंध की मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था। वह पहला मुस्लिम था जिसने सफलतापूर्वक हिंदू क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और 712 ईस्वी में प्रारंभिक इस्लामी भारत की शुरुआत की। निम्न में से किस मुगल शासक को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? निम्न में से किस मुगल शासक को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? तो किस शासक को कहा जाता था? यह कहा जाता था औरंगजेब को जिंदा फकीर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? औरंगजेब 1658 में आलमगीर की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब 1658 में आलमगीर की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य गद्दी पर बैठा और औरंगजेब इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। क्या था? कट्टर अनुयायी था और फकीर की तरह वह रहता था, इसलिए उसे जिंदा फकीर कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ? विद्रोह हुआ।
कब हुआ था? ये हुआ था आपका कब? ये हुआ था भाई साहब 1875 में यह हुआ था। 1875 में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ। विद्रोह का उद्देश्य साहूकारों के कब्जे वाले बॉन्ड, डिक्री, अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना और नष्ट करना था। चलिए अगला सवाल। और इसको ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में मन भी नहीं आएगा, इसीलिए आज इसका प्रश्नों की संख्या यहीं तक रखते हैं कि आज 65 नंबर सवाल देखते हैं, उसके बाद अगला वीडियो में पार्ट 2 ले आएँगे, तो आपको देखने में आसानी होगा और थोड़ा उत्सुकता भी लगेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो होने से आपको बोर भी लग सकता है, इसीलिए हमने ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, ताकि आपको बोरिंग फ़ील ना हो। तो आज लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया? बताइए। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया? तो कौन हो जाएगा आपका? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल के विभाजन का है समर्थन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना जो है आगा खां तृतीय, ख्वाजा सलीमुल्लाह, हकीम अजमल खान, वकार उल मुल्क थे। कौन कौन थे मुस्लिम लीग के संस्थापक? कौन थे उसमें? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां जो उसमें थे, सलीमुल्लाह, हकीम अजमल खां, वकार उल मुल्क। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 में की। कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 में की गई थी। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को सोहन सिंह भाखना ने की थी। जो बंगाल की जो गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था 15 जुलाई 1913 को सोहन सिंह भाखना ने की थी और सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब? 22 जून 1939 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई। भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई। चलिए आज के प्रश्नों की संख्या यहीं तक रखते हैं, इसलिए कि ताकि वीडियो लंबा होगा तो आप देखने में आपको बोरिंग फील लगेगा, इसीलिए इसके अगले दिन बाद आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, वहीं पे प्लेलिस्ट बना होगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो जो झारखंडी जोहार।